हेलो 10th क्लास। तो बच्चों, हम इतिहास के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने स्विक्स, ठीक है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र। और आज हम बच्चों इसका फर्स्ट लेसन करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है एक तरीके से बांटना। जैसे आप खाने को शेयर करते हैं ना, एक तरीके से वैसे ही यहाँ पावर को शेयर करना है। पावर को शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से पावर शेयर की जाती है, बांटी जाती है, ठीक है। शुरू करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। इनकी जातीय बनावट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे किस तरीके की कम्युनिटी लोग रहा करती थी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। इसकी जातीय बनावट के बारे में पढ़ेंगे। अब यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। और क्षेत्रफल के बारे में बात करें हम बेल्जियम के, तो ये होगा हरियाणा से बिल्कुल छोटा होगा, हरियाणा से भी छोटा है, इतना है इसका एरिया बेल्जियम का। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग जैसे देशों से लगती हैं। ये रफली सा मान लीजिए ये हो गया आपका बेल्जियम, ठीक है। यहाँ पे 3 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। एक डच भाषा हो गई, दूसरी फ्रेंच हो गई और तीसरी हो गई जर्मनी, ठीक है। तो पहला जो ये डच भाषा बोलने वाले लोग हैं ये थे 59% और फ्लेमिश इलाके में रहा करते थे। 59% थे ये लोग और संख्या में बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक का मतलब होता है, बहु मीन्स ज़्यादा, जो संख्या में ज़्यादा होते हैं वही होता है बहुसंख्यक। तो बच्चों, ये संख्या में ज़्यादा थे और इनके पास धन की कमी थी, ठीक है, ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं थे ये लोग। दूसरे नंबर पर आता है फ्रेंच भाषा बोलने वाले और ये लोग थे 40%। फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग थे और ये अल्पसंख्यक थे। इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, ये काफ़ी धनी लोग थे। थर्ड जो परसेंट आता है वो जर्मन भाषी लोगों का आता है और 1% लोग ऐसे थे जो जर्मन भाषा को बोलते थे। तो बच्चों, इसी के साथ जो है फ्रेंच और डच, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले, इन दोनों में के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो हमने अब तक एक मोटा मोटा सा आइडिया लगा लिया है कि बेल्जियम क्या है, कैसे कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, किन भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, कितना इनका परसेंट है, ठीक है। तो ये मोटा सा आइडिया हमने लगा लिया है बेल्जियम के बारे में। अब एक बार श्रीलंका की तरफ देख लेते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट कैसी है बच्चों। तो श्रीलंका आपने देखा होगा बच्चों, अपने भारत के मैप को देखा होगा कि बिल्कुल पूंछ जैसा दिखता है ना श्रीलंका, नीचे लटका हुआ सा, तो वही श्रीलंका है जो कि एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसकी आबादी लगभग हरियाणा के बराबर है, लगभग अप्रॉक्स 2 करोड़ होगी, ठीक है। यहाँ भी कई जातीय समूहों के लोग रहते थे। यहाँ पे 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सिंगली, तमिल और ईसाई। सिंगली जो लोग थे वो 74% थे, ठीक है। और अधिकतर सिंगली लोग जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अधिकतर सिंगली बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और 74% इनका आबादी थी। दूसरे नंबर पर आता है तमिल। तमिल 18% लोग थे, जिनमें कुछ तमिल हिंदू थे और कुछ तमिल मुसलमान भी थे। तीसरे नंबर पर आता है ईसाई और ईसाई की जो जनसंख्या थी वो लगभग 60% के करीब थी बच्चों, ठीक है। अब तमिल भी 2 प्रकार के थे, ठीक है। तमिल 2 प्रकार के हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल, यानी कि जो श्रीलंका में ही पैदा हुए थे, श्रीलंका में जिनका बर्थ हुआ था, तो श्रीलंकाई मूल के हो गए। श्रीलंकाई मूल के तमिल थे 13% लोग। अब सेकंड पर आता है हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में जब भारत गुलाम था उस समय बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, ठीक है। भारत से लाए गए थे, उन्हीं लोगों की संतानें हैं ये हिंदुस्तानी तमिल। तो आपको बच्चों पता चल गया कि किस तरीके से 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक हिंदुस्तानी तमिल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो बच्चों, मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है। बहुसंख्यक, बहु मीन्स ज़्यादा, जो संख्या में ज़्यादा हो वही क्या होता है, बहुसंख्यक। अब देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या था, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में कौन सी कम्युनिटी के लोग थे। बच्चों, हमारा भारत देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था और हमसे 1 साल बाद ही कौन सा देश आज़ाद हुआ, वो है श्रीलंका। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगली बहुसंख्यक होने के कारण वहाँ की सरकार ने उनके हितों को ही ध्यान में रखकर कदम उठाए। वहाँ पे जो बहुसंख्यक लोग थे वो थे सिंगली, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में हिंदू बहुसंख्यक है ना,
वैसे ही श्रीलंका में सिंगली भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे। ठीक है, तो वहाँ की सरकार भी उन्हीं बहुसंख्यकों में से चुनी जाती है। जो वहाँ का नेता होता है वो बहुसंख्यकों का लीडर होता है। ठीक है, तो वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करता है, उनके हितों की देख रेख करता है, जो उनको फ़ायदे देते हैं, जो काम उन्हीं कामों को वो करता है। ठीक है, तो 1956 में एक कानून बनाया गया बच्चों। तो ये कानून था क्या? बहुसंख्यक सिंगली सरकार की नीतियाँ। ठीक है, तो बहुसंख्यक सिंगली सरकार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सरकार जो है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा चुनी गई थी। ये बहुसंख्यक सिंगली बोला गया है इसको। ठीक है, तो इनकी पहली जो नीति रही वो ये थी, एक तो इन्होंने जो तमिल लोग थे उनको क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, मतलब दूर कर दिया, एक तरीके से अलग कर दिया। ठीक है, और सिंगली को जो है राजभाषा घोषित कर दिया, सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई। तमिलों को तो बिल्कुल अलग कर दिया, किसको प्राथमिकता दी गई? सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई। नए संविधान में यह प्रावधान रखा गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, जो कि बहुसंख्यक लोगों का था। ठीक है, उपरोक्त कारणों से सिंगलियों और तमिलों में तनाव बढ़ता गया। देखो, तनाव बढ़ना भी बच्चों स्वाभाविक है। जैसे हमारे देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हिंदू मुस्लिम दो मेजर कम्युनिटी है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो हिंदुओं को ज़्यादा बढ़ावा देने लग जाती है सरकार, तो अल्पसंख्यक लोग कौन हो जाएंगे? मुसलमान लोग तो है ही अल्पसंख्यक, तो उनमें क्या है, हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि सरकार तो बहुसंख्यक लोगों की सुन रही है, हमारी तो सुन ही नहीं रही है। तो फिर वो दंगा फसाद करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल घर का लेके चलते हैं। मान लो आप अपनी फैमिली को ले लीजिए। जैसे मम्मी आपको खाना खाने के लिए दे दे और आपके भाई को ना दे। ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, बहन को प्यार करती है। तो छोटा सा एग्जांपल आप घर से ही लेकर के चलिए। ठीक है, जब एक हमारे अंदर ये फीलिंग आ सकती है, तो बड़े पैमाने पर जब राष्ट्रीय स्तर की बात होगी बच्चों, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक कम्युनिटी को कितना बुरा फील होगा। एक कम्युनिटी को तो बेटा इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी हर डिमांड्स को पूरा किया जा रहा है, उसे रोजगार, उसकी हर भलाई का कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरी कम्युनिटी है, भले ही वो संख्या में कम है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उसके साथ अपेक्षित व्यवहार किया जा रहा है। तो हीन भावना जो होती है, एक तरीके से दंगे की भावना फिर उनके अंदर आएगी नहीं आएगी? वो विरोध की भावना करेंगे या नहीं करेंगे? तो यही जो है इनके अंदर भी था, तमिलों के अंदर। ठीक है, तो तमिलों के अंदर भी जो है सिंगलियों के खिलाफ जो है विरोध की भावना बढ़ जाती है, द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब परिणाम क्या निकलता है इसका? तो जब सिंगलियों ने इतना सब कर लिया तो तमिल लोग थोड़ी ना चुप बैठेंगे, तो उन्होंने भी इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब होता है आज़ादी, क्षेत्रीय स्तर पर आज़ादी हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर जो है इन्होंने संघर्ष करना बेटा शुरू कर दिया। ठीक है, अभी अपनी मुहिम, अपनी लड़ाई शुरू करना, अपनी लड़ाई जो है अपने आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। इस टकराव ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। जब सिंगली और तमिलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया तो एक गृह युद्ध का रूप उत्पन्न हो गया, एक गृह युद्ध जो है शुरू हो गया। हजारों लोग मरे, कुछ लोग अन्य देशों में जाकर जो है भागकर जो है शरणार्थी बन गए। जब दंगा फसाद होगा तो सीधी सी बात है बच्चों, उसका कोई सही परिणाम तो निकलेगा नहीं। सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष रूप से जो है गलत परिणाम ही नजर आएंगे। तो उस समय क्या हुआ? उस समय हजारों की तादाद में लोग मरे, कुछ लोग डर के कारण जो है देश को छोड़कर भाग गए और दूसरे देशों में जाकर के शरण लेने लगे। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो श्रीलंका होता है वहाँ पे सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल और पेचीदा हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने अपने देश में कौन सी समझदारी की थी या किस तरीके की व्यवस्था लाई थी अपने देश में। ठीक है, तो बेल्जियम की समझदारी के बारे में पढ़ेंगे। देश में अल्पसंख्यकों को अलगाव की स्थिति महसूस न हो, इसलिए बेल्जियम ने 1970 और 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए। ठीक है,
बच्चों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बेल्जियम में 1970 और 1993 के बीच संविधान में कौन से 4 संशोधन किए थे, उनके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना ये चीज़। देश में अल्पसंख्यकों को अलगाव की स्थिति महसूस न हो, इसीलिए बेल्जियम ने 1970 और 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए। और ये 4 संशोधन थे क्या? पहला, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। केंद्र सरकार में डच बोलने वाले और फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या में क्या है? संख्या समान रहेगी। ठीक है, दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर बराबर होगा, दोनों को समान अधिकार होगा। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। ठीक है, जब डच भी और फ्रेंच ये दोनों कम्युनिटी के लोग किसी कानून को बनाने के पक्ष में होंगे तभी कोई कानून बन सकेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला ये था। सेकंड था, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई, यानी कि सौंप दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों, यानी कि जो प्रांतीय स्तर की जो सरकारें थी उनको सुपुर्द कर दी गई, उनको सौंप दी गई। यानी कि कहने का मतलब ये है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, अब वो उनके अंडर में काम नहीं करती हैं। थर्ड आता है हमारा, ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच का अपना प्रतिनिधित्व है और डच भाषी लोगों का अपना प्रतिनिधित्व है। दोनों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि वो बराबर रहें, उनके अंदर कोई हीन भावना ना पैदा हो, अपने आप को समान समझे, इसलिए उन दोनों को ही जो है बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। जब डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया तो फ्रेंच भाषी लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। और फोर्थ जो पॉइंट है, एक ये है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार भी है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सामुदायिक सरकार कैसी होती है। सामुदायिक सरकार वो सरकार होती है, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं सरकार का चुनाव। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। ठीक है, तो एक कम्युनिटी के द्वारा ये सरकार चुनी जाती है, तभी तो इसे सामुदायिक सरकार बोला जाता है। ठीक है, इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला करने का अधिकार है। जैसी इसकी उत्पत्ति बना दी वैसे इसका अधिकार बना दिया। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला करने का अधिकार है। एक यूरोपीय संघ है, जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ा होगा, यूएनओ के बारे में, वैसे ही यूरोपीय देशों का अपना एक संघ होता है जिसे बोलते हैं यूरोपीय संघ। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों ये पूछ भी लिया जाता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, तो ये ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट आता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आखिर किस कारण से सत्ता का बंटवारा जरूरी है। सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों में टकराव कम होते हैं, यही लोकतंत्र की आत्मा भी है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा भी है। सत्ता की साझेदारी के पीछे 2 तर्क बताए गए हैं, एक तो युक्तिपरक कारण और दूसरा नैतिक कारण। ठीक है, तो बच्चों सत्ता की साझेदारी हमारे लिए किसी भी देश के लिए, कोई भी देश हो, सभी देशों के लिए ज़रूरी होती है जो संघीय व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। अब किन तरीकों से ज़रूरत है उसके बारे में 2 तर्क बताए गए, एक युक्तिपरक कारण और एक नैतिक कारण। युक्तिपरक कारण क्या होता है? युक्तिपरक कारण की अगर डेफिनेशन पढ़ें, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, यानी कि ये देखना होगा कि कोई फ़ायदा या नुकसान भी है या नहीं है, या फिर इस नियम को अपनाने से देश के लिए कोई खतरा तो नहीं होगा, देश में कम्युनिटी में कोई अलगाव की भावना तो पैदा नहीं होगी, हर तरीके से जो है सोचना पड़ता है। ठीक है, तो हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। हालांकि जो युक्तिपरक कारक जो होता है वो किससे ऑपोजिट है? नैतिकता से बिल्कुल अलग है। ठीक है, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। युक्तिपरक जो है नैतिक परक कारक से बिल्कुल अलग है। तो बच्चों सत्ता की जो साझेदारी होती है वो इसलिए भी जरूरी होती है, कई बार जो सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है। इस टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है।
कई बार सामाजिक टकराव ही आगे बढ़कर जो है अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सत्ता में हिस्सा देना, इन कम्युनिटियों को जो है सत्ता में हिस्सा देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। तो बच्चों आप पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है इसके बारे में बताती हूँ पहले आपको। विधायिका वो अंग होता है सरकार का जो कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, जो कानून बनाने का काम करता है वो कहलाती है विधायिका, और उन कानूनों को जो लागू करती है वो कहलाती है कार्यपालिका। कार्यपालिका जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कार्यान्वयन जो करती है कानूनों को, जो कानूनों को बनाती है वो तो हो गई विधायिका, और जो उन कानूनों को लागू करती है वो होती है कार्यपालिका। और विधायिका द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को जो उल्लंघन करता है, जो व्यक्ति उल्लंघन करता है, उनको दंड देने का कार्य करती है न्यायपालिका। तो ये हैं होती हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब विधायिका का अपना काम होता है, कार्यपालिका का अपना काम होता है और न्यायपालिका का अपना काम होता है। तीनों को अलग अलग पावर जो है शेयर की गई है, यही तो कहलाती है सत्ता की साझेदारी। भाई विधायिका को अलग पावर दे रखी है, कार्यपालिका को अलग पावर दे रखी है और न्यायपालिका की अलग पावर है। ऐसा नहीं है कि विधायिका जो है न्यायपालिका के बीच में कार्य के बीच में जो इंटरफेयर करती है और कार्यपालिका न्यायपालिका के में करती है, नहीं। विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों ही अपना अपना काम करती हैं। और ये किस सिद्धांत के चलते करती हैं? सत्ता की साझेदारी के चलते, क्योंकि सभी को बराबर बराबर पावर जो है बांटी हुई है। ठीक है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अब नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या होती है? इसे चेक बैलेंस भी बोला जाता है। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, परंतु यह संसद के अधीन कार्य करती है। देखो, कार्यपालिका है, कानून बनाती है, तो वो तो कोई भी कानून ला सकती है, परंतु ये कानून भी तो लागू होता है, संसद के दोनों सदनों में जाता है कानून। देखो बच्चों, कानून की लागू होने की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले लोकसभा में आता है कानून। ठीक है, जो IAS ऑफिसर वगैरह होते हैं, हमारी जो विधायिका जो होती है वो कानूनों को बनाती है। उसके बाद सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है कानून को। अगर लोकसभा के सभी मेंबर्स को पास कर देते हैं, उसके बाद राज्यसभा में जाता है उनकी रजामंदी से। ठीक है, जब उनकी भी सहमति हो जाती है, राज्यसभा से जो है राष्ट्रपति को जाता है। ठीक है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, सुधार करने चाहिए, तो वो वापस से उन्हीं के पास, सदनों के पास भेज देता है। फिर वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पढ़ते हैं एक बार कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, दोबारा रीड करते हैं फिर, और कोई कमी नहीं होती है तो फिर दोनों ही सदन वापसी से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ठीक है, फिर बाद में राष्ट्रपति को वो कानून जो है बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक दूसरे को चेक बैलेंस पे रखा गया है, ताकि कोई भी पद, कोई भी बड़ी बड़ी जो पदे होते हैं, जो जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर किसी का अपना अपना पद होता है बच्चों, तो हर कोई अपने पद की गरिमा बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के पद में जो है दूसरे के काम में दखलंदाजी करता है, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने काम करता है, हर किसी को अपनी अपनी पावर्स मिली हुई हैं। ठीक है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सभी काम करते हैं, अपने अपने दायरे में रह कर के काम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, परंतु यह संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। अब न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर और कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। यही प्रणाली चेक एंड बैलेंस है, यानी कि एक दूसरे के अंडर में रखा गया है, ताकि कोई भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक है बच्चों, तो एक दूसरे को जो है एक दूसरे के कंट्रोल में रखा गया है। ठीक है, ताकि एक भी जो पद है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, पावरफुल ना हो जाए ज़्यादा। ठीक है, तो संविधान में भी इसी तरीके की व्यवस्था कर रखी है। सेकंड, केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर सरकार का बंटवारा। ठीक है,
तो केंद्र सरकार, दो तरीके की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। तो केंद्र सरकार और केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर भी जो सरकार सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। नगर पालिका और पंचायतों में सत्ता का बंटवारा। अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करें, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो नगर पालिका जो कि शहरों में होती है और पंचायत व्यवस्था जो कि गाँव में होती है। तो पंचायत व्यवस्था और नगर पालिका दोनों के लिए जो है अलग अलग सत्ता का बंटवारा किया गया है, ठीक है। वो पंचायत जो है अपने ग्रामीण क्षेत्र में कानून बनाती है और नगर पालिका अपने शहरी क्षेत्र में कानून बनाती है, वहाँ उसे अधिकार होते हैं, पंचायत को गांव में अधिकार होते हैं, ठीक है। तो अपने अपने लेवल पर सभी को अपने अपने दायरे में सबको पावर दी हुई है, सबको बांटा गया है पावर का भंडारा, ठीक है भाई। जैसे कि जो शक्ति रूपी जो खिचड़ी है वो सभी को बांटी हुई है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर जगह डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो हर एक कम्युनिटी को सिक्योर फील कराने के लिए उनमें सत्ता को डिवाइड किया जाता है बराबर बराबर रूप से, ठीक है। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका एक उदाहरण है, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा कि सामुदायिक जो सरकार थी वो भाषा संस्कृति, एक समान भाषा संस्कृति के आधार पर चुनी जाती है, उसका चुनाव होता है, ठीक है। तो महिलाओं को भी आरक्षित चुनाव क्षेत्र में स्थान दिया गया है, महिलाओं को भी बराबर का हकदार रखा गया है, महिलाओं को भी बराबर का रोल मिला है चुनाव क्षेत्र में, ठीक है। उनके लिए भी रिजर्वेशन सिक्योर किए गए हैं। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है, दर्शाती है कि सत्ता जो है हर किसी तबके को जो है मिली हुई है, ठीक है। राजनीतिक पार्टियों में भी सत्ता को लेकर होड़ व प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। बहुत सारी पार्टीज जो होती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए आमने सामने आती हैं, अपना इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। तो हर किसी को राइट्स मिले हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों राजनीतिक पार्टियों में भी सत्ता को लेकर होड़ व प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। ये सब किसके लिए, सत्ता की साझेदारी को लेकर ही तो है। हर कोई क्या चाहता है, पावर चाहता है। राजनीति में आने के बाद हर एक कम्युनिटी सोचती है कि हमें पावर मिल जाए, हमें पावर मिल जाए। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा किस तरीके से सत्ता की साझेदारी होती है बेल्जियम में, किस तरीके से सामुदायिक जो सरकार होती है वो एक कम्युनिटी के लिए बनाई जाती है ताकि लोगों में अलगाव की भावना पैदा ना हो। हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, किस तरीके से श्रीलंका की जो सरकार होती है, बहुसंख्यक सरकार, सो कॉल्ड बहुसंख्यक सरकार जो होती है, वो किस तरीके से अल्पसंख्यक लोगों का शोषण करती है, उनको अनदेखी करती है, उनको दरकिनार कर देती है, ठीक है बच्चों। तो हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा। तो इसके लिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। तो वीडियोस देखने के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो